चैप्टर 13 डीके का सिस्मिता को परेशान करना। अब तक माथुर जी की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुछ कह सके, इसलिए वो सिस्मिता की तरफ बढ़कर, तुम्हें सेक्रेटरी की जॉब से निकलकर अकाउंटर के लिए फिर से इंटरव्यू देना होगा, तब जाकर तुम्हें जॉब मिलेगी। तभी एक और आवाज आती है, वो वही जॉब करेगी जिसके लिए उसे चूसेस किया गया है। तीनों ही उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। वो कोई और नहीं डीके के दादाजी राज वर्मा होते हैं, जो अपने कुछ एम्प्लॉइज के साथ कुछ काम से उस केबिन की तरफ आ रहे थे। ए फ्लैट आगे सिस्मिता जैसे ही राज जी को देखती है तो वो पहचान जाती है। डीके अपने दादाजी की बात सुनकर उनके पास जाते हुए कहता है, दादाजी आपको नहीं पता क्या हुआ है। उसकी पूरी बात खत्म होती ही नहीं है कि सिस्मिता बीच में बोल पड़ती है, दादू आप तो वो पाकिन वाले दादू हैं ना, अब आपकी तबीयत कैसी है। उसके इस तरह बीच में बोलने से डीके उसे गुस्से से घूर कर देखते हुए कुछ कहने ही वाला होता है कि दादाजी बोल पड़ते हैं, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, उस दिन तुम्हारी समझदारी ने मेरी जान बचाई थी, पर यहाँ क्या हो रहा है, तुम यहाँ इस तरह यहाँ क्या कर रही हो। इस बार डीके सिस्मिता को बोलने का मौका नहीं देता और बोल पड़ता है, ये लड़की यहाँ मुझे मारने आई थी, ये देखी ये मेरे हाथ में लगी है और मेरे पीठ की भी बुरी हालत है। डीके अपने हाथों पर लगा चोट दिखाकर जिसे हल्का खून बह रहा था। दादाजी मुझे कोई है जो पूरी बात बता सकता है कि मेरे कंपनी में हो क्या रहा है। तब मिस्टर माथुर आगे आते हुए, सर मैं बताता हूँ दादाजी, हम बोलो। माथुर जी उनके एक्सीडेंट से लेकर अब तक की सारी बातें बताते हैं और लास्ट में कहते हैं कि अब सर चाहते हैं कि उसे इस जॉब से निकल दिया जाए। राज जी अच्छा तो ये बात है, जल्दबाजी काम शैतान का होता है मिस्टर माथुर, और आपने वही किया है। वो जाकर केबिन के सोफे पर बैठते हैं। डीके अब जो हो गया सो हो गया, पर अब ये लड़की मेरी सेक्रेटरी नहीं हो सकती, इसे फिर से इंटरव्यू देना होगा। सिस्मिता तो अब थोड़ा उदास होने लगती है, क्योंकि उसने ये जॉब इसलिए एक्सेप्ट की थी कि इसकी सैलरी और काम से ज़्यादा है, इसलिए वो बिना काम को जान भी तैयार थी। पर अब तभी सिस्मिता के कानों में राज जी की आवाज़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे जिस काम के लिए रखा जा चुका है वो वही काम करेगी। डीके अपनी आवाज़ को तेज करते हुए, नहीं ये यहाँ काम नहीं कर सकती। राज जी भी इस बार थोड़ा तेज होकर, किसी को उम्मीद देकर उसे तुम इस तरह तोड़ नहीं सकते, और मत भूलो इसने मेरी जान बचाई है। डीके उसी लहजे में, मैं नहीं भूला, इसलिए मैंने इसे पैसे भी दी और इसी वजह से इंटरव्यू देने का मौका दे रहा हूँ, वरना देश किशन वर्मा के साथ ऐसी हरकत करने वाले को तो देश से बाहर फेंकवा देता। राज जी इस बार थोड़ा और गुस्से में, जिसने तुम्हारे दादाजी की जान बचाई उसकी तुमने कीमत लगी। वैसे दादाजी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, डीके ऐसा कुछ कर सकता है वो अच्छे से जानते हैं, डीके की उनके साथ बनती ही नहीं जो तो ऐसा होना आम बात थी। पर दादाजी सिस्मिता को इस ऑफिस से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो इस वक्त एक मामूली सी बात में भी डीके से बहस कर रहे थे। डीके एक बार फिर बोल पड़ता है, दादू ये लड़की इस केबिन में मुझे पीट रही थी, पागल है ये लड़की, बिना कुछ सोचे समझे काम करती है। दादू सिस्मिता की तरफ देखते हुए एक अजीब सी नज़र से सवाल करते हैं, जिसे समझकर सिस्मिता अपने कानों को पकड़कर, सिस्मिता सॉरी दादू, वह ये किसी से बात कर रहे थे कि वर्मा सर के लिए ये फाइल बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगा कि ये कोई चोर है, तो मैं इस अंधेरे में कुछ सुझा ही नहीं। तो वो इतना बोलकर चुप हो जाती है और डीके उसे घूर कर देखते हुए कहता है, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, ब्लूटूथ से अपने दोस्त से उस फाइल की बात कर रहा था, पर तुम तो बिना कुछ सुने बस गधे की तरह मुझे मारती ही जा रही थी। उसकी ये बात सुनकर राज जी अपनी कड़क आवाज में, कैसा लड़का है तू दीर्ष्य, एक लड़की से मार खाकर किसी बच्चों की तरह शिकत कर रहा है, कितना ही लाग गया होगा उस बच्ची के हाथों से, ह बोल। डीके उनकी इस बात पर थोड़ा धीरे से, मार तो मुझे पड़ी है, खुद को पड़ी होती तो पता चलता ना, पर उसकी आवाज इतनी थी कि कोई भी सुन सकता था। डीके की बात पर राज जी, क्या कहा तुमने, इतनी लग गई। डीके एक कदम आगे आते हुए, वो सब छोड़िए, ये लड़की मेरी सेक्रेटरी बांध कर नहीं रह सकती। राज जी इस बार थोड़ा रोवाब में आते हुए, ये मेरी कंपनी है और मैंने फैसला किया है कि ये लड़की इसी कम कंपनी में रही गई, और वह भी तुम्हारी यानी इस कंपनी के सीईओ की सेक्रेटरी बनकर, समझ में आई बात। डीके कुछ कहने ही वाला होता है कि राज वर्मा मिस्टर माथुर की तरफ देखकर, इस लड़की के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार कीजिए। मिस्टर माथुर भी हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। राज जी एक बार फिर बोल पड़ते हैं,
और इसे 2 दिन की ट्रेनिंग दो और काम को सीखने का मौका। ठीक। सुस्मिता ये सब सुनकर मिस्टर राज वर्मा जी की तरफ बढ़कर थैंक करती है और उनसे कहती है, थैंक यू दादू, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कभी भी मैं नीरस ना होने दूँ। राज जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक। और वो ये बोलकर उस केबिन से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते ही डीके मिस्टर माथुर को, जाए माथुर अंकल नया कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। डीके की आवाज इस वक्त इतनी शांत थी कि जैसे लग रहा हो कुछ हुआ ही नहीं हो, पर उसकी इस ठंडे पके लहजे को समझते हुए वो सुस्मिता को आवाज लगाते हुए कहते हैं, चलिए मिस शर्मा। सुस्मिता उनकी इस बात को सुनकर एक कदम बाहर की तरफ रखती ही है कि डीके की एक भारी भरकम आवाज सुस्मिता के कानों में जाती है, मैंने मिस्टर माथुर को जाने को कहा है। उसकी इस बात को सुनकर मिस्टर माथुर कुछ कहने को होते हैं कि डीके उनकी तरफ देखकर अपने दोनों हाथों को अपने पेंट की पॉकेट में डालते हुए बड़े ही सरकास्टिक वे में कहता है, डीके मिस्टर माथुर आप जाए, मुझे अपने न्यू सेक्रेटरी से कुछ खास बात करनी है। उसकी इस तरह के बोलने से वो कुछ नहीं बोल पाते और बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। डीके एक बार फिर बोलता है, डोर लॉक करते जिए। उसकी इस बात पर सुस्मिता उसे घूर कर देखने लगती है और मिस्टर माथुर की तरफ मुड़कर अपने कदम 12 की तरफ बढ़ाते हुए कुछ कहने ही वाली होती है कि दरवाजा बंद हो चुका था और अब उस केबिन में रह जाते हैं तो सिर्फ 2 लोग, सुस्मिता और डीके। सुस्मिता दरवाजे की तरफ एक बेबसी से देखते रह जाती है और पलटाते हुए कहती हैं, सुस्मिता आई एम सॉरी सर। वो इतना ही कह पाती है कि अचानक ही उसे अपने कमर पर किसी के हाथों का एहसास होता है और वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वो पीठ के बल दरवाजे से लगी होती है और डीके उसके बिल्कुल करीब उसके कमर पर अपने हाथों से पकड़ बनाए खड़ा होता है। उसके इतने करीब होने से सुस्मिता की तो सांस ही अटक जाती है और वह नजरें झुकाते हुए कहती हैं, ये क्या बदतमीजी है सर, मुझसे गलती हुई है, मैं सॉरी बोल रही हूँ, न छोड़िए मुझे। सुस्मिता की आवाज इतनी तेज नहीं थी जितनी उसे मारते वक्त या उसके दादाजी से बात करते वक्त थी। उसकी इतनी धीमी आवाज सुन डीके उसके कान के पास जाकर, क्या बात है, लगता है स्पीकर फट गया है गले का, इतनी धीमी आवाज। सुस्मिता अपने हाथों से डीके के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए, आप छोड़िए मुझे प्लीज। डीके मुझे नजर चुराकर बात करने वाले लोग पसंद नहीं, मेरी निगाहों में देखो। उसके कहने के बावजूद सुस्मिता अपनी गर्दन ऊपर की तरफ नहीं करती और ये देखकर डीके का जो गुस्सा था वो और बढ़ जाता है। डीके अपने एक हाथ को उसकी उस पतली कोमल सी गर्दन पर ले जाकर जबरदस्ती से उसे ऊपर की तरफ कर अपनी चेहरे की तरफ देखने को मजबूर करता है और उसकी निगाहों जैसे ही उसकी निगाहों से मिलती हैं तो सुस्मिता की आंखों में एक बार फिर आंसू थे। उसे दर्द हो रहा था और डर भी लग रहा था। डीके से सुस्मिता ने अपनी लाइफ में कभी इस तरह के सिचुएशन को हैंडल नहीं किया था। डीके उसकी आंखों में आंसू देख ना जाने क्यों पर वो अगले ही पल उसे छोड़ देता है और एक कदम पीछे लेकर फिर कहता है, ना बोल दो जाकर दादू को इस जॉब के लिए। सुस्मिता अपने आंसू पोंछते हुए, मुझे जॉब की जरूरत है, मैं मना नहीं कर सकती। डीके मना नहीं करोगी तो बहुत पछताओगी, 4 दिन नहीं रहने दूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा तुम्हें। सुस्मिता अपने सर झुकाते हुए, मेरी मजबूरी ही ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। डीके एक डेविल स्माइल करते हुए, सोच लो मेरी सेक्रेटरी बना इतना आसान नहीं होगा। सुस्मिता 2 कदम आगे बढ़कर अपना बैग उठाते हुए, मैं एक बार कोशिश तो जरूर करना चाहूंगी। सुस्मिता की यह बात सुन डीके अपनी मुट्ठी कस लेता है और थोड़ा धमकाने के तरीके से, तो अपनी कोशिश को हारते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारी ये कोशिश डूबती है या किनारे तक लगती है। सुस्मिता आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी सर, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। वो ये बोलकर केबिन से बाहर निकल जाती हैं। डीके उसे जाते हुए देखकर खुद से ही, सॉरी, इसे बोलने के सिवा अब तुम्हारे पास मेरे लिए कोई और वर्ड ही नहीं होगा। सुस्मिता ऑफिस के बाहर आकर एक ऑटो पकड़ती है और अपने घर को चल देती है। वो दूसरी तरफ एक 3 रूम वाले फ्लैट पर एक 22-23 साल का लड़का अपने किचन में अपने ड्रिंक में फ्रीज से आइस निकल रहा होता है। उस लड़के ने अपने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था और वाइट कलर की पेंट पहने थे। तभी उसके डोर पर नॉक होता है और वो लड़का थोड़ा चिढ़ते हुए, हाँ हम अब को आ गया, छुट्टी के दिन भी चैन से नहीं रहने देते।
वो ये बोल ही रहा होता है कि डोर बेल इस बीच 2 से 3 बार बाज चुका होता। वो लड़का, आ रहा हूँ भाई, इतने उतावले हो। वो लड़का जाकर डोर खोलता है और जैसे ही सामने वाले को देखता है तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। वो सामने का इंसान अपने हाथों को हिलाते हुए उसे हाय करता है और उस इंसान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। वो लड़का अपने हाथों को हिलाते हुए, आज नहीं भाई बाय। वो ये बोलकर डोर एक झटके में बंद कर देता है। वो इंसान थोड़ा कंफ्यूज होकर, क्या हो गया भाई, डोर खोल, मैं डीके हूँ भाई, तेरा दोस्त। वो लड़का दरवाजे के पास खड़ा होकर, देखा मैंने इसीलिए बंद किया है। डीके, राहुल तू ऐसे कैसे कर सकता है, तेरा दोस्त तेरे घर आया है और तू डोर बंद करके खड़ा है, खोल डोर खोल। राहुल डीके का बेस्ट फ्रेंड, दोनों कॉलेज टाइम से ही दोस्त हैं। राहुल का खुद का सिक्योरिटी एजेंसी है, डीके की सिक्योरिटी भी राहुल की ही एजेंसी प्रोवाइड करती है। डीके जब भी स्ट्रेस महसूस करता है तो राहुल के पास थोड़ा चिल करने के लिए आ जाता। राहुल डोर से लगकर फिर कहता है, नहीं खोलूंगा, चिल कर रहा हूँ, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, नहीं आ सकता अंदर। डीके बाहर से, ठीक है देख ली तेरी दोस्ती, एक लड़की के लिए दोस्त को ना बोल रहा है, मेरा भी टाइम आएगा फिर बताऊंगा। राहुल, मैं तो कब से चाहता हूँ वो टाइम आए। अच्छा ठीक, अब तू जा। डीके, जा रहा हूँ तेरे दरवाजे से। राहुल अपने मन में, क्या बात है, आज तो एक ही बार में मन गया। तभी राहुल को किसी की आवाज उसके कमरे से आती है, जान कहाँ हो तुम, कितना टाइम लगेगा। राहुल अपने ख्यालों को झटक कर, आया जानू आया, और वो अपने रूम की तरफ जाता है। उस रूम को बड़े ही रोमांटिक माहौल की तरह सजाया गया था। उस रूम में एक लड़की बड़ी ही अदा के साथ अपने घुटनों को मोड़ बैठी थी। उस लड़की ने रेड रंग की नाइटी पहन रखी थी। राहुल उसके करीब आते हुए अपने हाथों में जो ड्रिंक का ग्लास बढ़ा देता है और जैसे ही वो अपने हाथों से उस लड़की को पिलाने ही वाला होता है, एक तड़ाक की आवाज उसके कानों में पड़ती है। उस आवाज की वजह से राहुल डर जाता है और जो ड्रिंक थी वो पूरी की पूरी उस लड़की पर गिर जाती है। वो दोनों ही डर कर बिस्तर पर एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। क्या हुआ करके चिल्लाने लगते हैं। तभी डीके की आवाज उनके कानों में पड़ती है, मैं हूँ डीके डीके। उसकी आवाज सुनकर राहुल और वो लड़की शांत होते हैं। डीके एक कड़बड़ा कर लाइट ऑन करता है। राहुल अपने आप को शांत करते हुए बिस्तर से उतर कर पूछता है, राहुल साले तू अंदर कैसे आया, तू तो चला गया था ना फिर। डीके अपनी उंगली से इशारा करते हुए, तेरी रूम का इतना बड़ा खिड़की जो है उसे, और मैंने बोला कि मेरे दरवाजे से जा रहा हूँ, तेरे घर में नहीं आऊंगा, ये थोड़ी बोला। राहुल उसे अपने हाथों से अपने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए, तू यहाँ से आया। डीके बिना किसी हिचक के, हाँ मैं यहीं से आया। उसका इतना बोलना था कि राहुल के हाथों में जो खाली गिलास था उसे उसने डीके की तरफ फेंकते हुए, साले तूने ऐसा किया क्यों। डीके समझ चुका था कि राहुल क्या करने वाला है, तो वो पहले ही झुक चुका था और वो कांच का ग्लास दीवार से लगकर चकनाचूर हो चुका था। उस चूर हो चुके कांच को देखकर डीके, साले सोच समझ कर फेंक, मुझे लग जाती तो कौन तुझे परेशान करता हो। उसकी इस बात पर राहुल उसके तरफ बढ़कर उसका कॉलर पकड़ते हुए, साले अभी भी तू मुझे परेशान करने के बारे में ही सोच रहा है, कैसा इंसान है तू यार, अपनी जिद के आगे कुछ नहीं दिखता। डीके भी उसको खुद से दूर करते हुए, तू कैसा दोस्त है जो एक लड़की के लिए अपने दोस्त को दरवाजे से लौटा रहा था। राहुल उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, तुझे तो मैं वो कुछ और आगे कहता उससे पहले उन दोनों के कानों में उस लड़की की आवाज जाती है, तुम दोनों का भरत मेलाप हो गया हो तो कोई बताएगा मुझे जाना है या रहना है। डीके अपने आप को राहुल से छुड़ाकर, देख भाई उसको देख, क्या करना है। राहुल उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए अपने दांतों को पिसते हुए, करना क्या है, सब कुछ मट्टी मुलेत तो कर चुके हो। फिर उस लड़की की तरफ देखकर, तुम जा सकती, हम फिर कभी मिलेंगे। वो लड़की, मुझे नहीं मिलना तुम जैसे लोगों से जिसका इंटरेस्ट। डीके की तरफ एक अलग सी नज़र से देखते हुए, कहीं और हो और करते कुछ हो, बाय में जा रही हूँ। डीके और राहुल दोनों ही उसके ऐसा बोलने पर एक दूसरे को देखने लगते हैं और अपने कंधे उचकाते हैं, जे वो क्या कहेगी उन दोनों में से किसी को नहीं समझ आया। वो लड़की वहां से जा चुकी थी। डीके और राहुल दोनों ही हॉल में बैठे कॉफी की सिप ले रहे थे। राहुल, अब बोल भाई, क्या आफत आन पड़ी थी कि मेरे घर में तूफान मेल की तरह आया और इतनी प्यारी लड़की हाथ आई थी उसे भी भगा दिया। डीके कॉफी कप को रखते हुए,
वो तो मैं तुझे बताऊंगा, पर ये बता ये लड़की तुझे कहाँ से मिली, और तू तो ऐसा नहीं है तो फिर किस खुशी में? राहुल, अरे यार क्या बताऊं, आज ही मेरा ब्रेकअप हो गया। और तू तो जानता है मैं कब से इस बात का इंतजार कर रहा था। डीके, ओह तो विश पूरे होने की खुशी में ये लड़की उठा लाए हैं। राहुल, अरे नहीं यार, इसे उठाकर नहीं लाया, ये खुद उठ कर आई है, इसी की वजह से तो मेरा ब्रेकअप हुआ। डीके, क्या इसकी वजह से? वो कैसे? राहुल, अरे इस लड़की का पहले ब्रेकअप हुआ और अपने उस बॉयफ्रेंड की वजह से उसे जेलस फील करने के लिए मुझे किस कर लिए और मेरा ब्रेकअप हो गया। डीके, तो तू उसे घर लिया? राहुल, तो उसकी वजह से ब्रेकअप हुआ था तो हर्जाना भी तो उसे ही भरना था। डीके, गुड बाय। राहुल, अच्छा ये सब छोड़, तू बता तू क्यों आया? डीके ने कॉफी को अपने ओठों से लगते हुए एक एक सिप के साथ आज जो कुछ भी हुआ वो बताने लगा। शर्मा हाउस से स्मिता अपने रूम में आकर उसका डोर बंद करते हुए अपने फ़ोन से जीवा को फ़ोन करती है। जीवा भी कुछ वक्त के रिंग के बाद फ़ोन रिसीव कर लेती है। जीवा उस तरफ से, हाँ बोल मेरी सिमो, कैसा बिता तेरा आज का ऑफिस? हाँ सिस्मिता अपने गुस्से भरी आवाज में, तू जहाँ भी है जल्दी मिलने आ मुझसे। और वो फ़ोन कट कर देती है। जीवा फ़ोन को देखते हुए, अब इसे क्या हो गया, आज का तो दिन ही खराब है। एक तो ये गाड़ी कितने मन से मांगा था पापा से, पर मुझे क्या पता पापा तो ये खर्राटा थमा देंगे। सिस्मिता मुंह हाथ धोने को वॉशरूम में चली जाती है। इस वक्त घर पर कोई नहीं था, मातृजी पड़ोस के पूजा में गई हुई थी और माधव जी सिस्मिता के छोटे भाई को लाने बस स्टे गए हुए थे, जो 4 दिन बाद अपने एस चैप्टर ओल्ड कैंप से लौट कर आ रहा होता है। राहुल फैलेट, ओह तो ये स्यापा है। डीके, हाँ हम यही स्यापा है और समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसे इस जॉब से दफा करूं। राहुल, यार रहने दे उसे अपनी सेक्रेटरी बनकर, आखिर उसने तेरे दादा को जान बचाई है। मैं मानता हूँ कि तेरी और मिस्टर वर्मा के बीच कुछ चीजें ही जो बनती नहीं है, पर डीके, मैं समझता हूँ इस बात को, पर मैं उस लड़की को अपना सेक्रेटरी नहीं रखाना चाहता। वो कोई और काम कर ले, ऐसे बहुत सारे काम हैं मर्री कंपनी में। राहुल, तब तो तेरे पास एक ही रास्ता है। डीके, वो क्या, जल्दी बोल। राहुल, उसे परेशान करो, तुमने ही कहा ना कि उसे इसका कोई अनुभव नहीं है, तो उसका फायदा उठाओ। डीके, तू सही बोल रहा है। तभी डीके का फोन बजता है और वह उसे देखकर, आ यार मैं चलता हूँ, छोटी का फोन आ रहा है। राहुल, हाँ ठीक है। डीके वहां से निकल जाता है। शर्मा हाउस सिस्मिता जीव को सब कुछ बता चुकी थी और उसे पकड़कर रो रही थी कि उसे जो काम करने में बिल्कुल मन नहीं उसे करना पड़ेगा। जीवा उसे समझती है और खाना खिलाकर सुलाते हुए वह सर चली जाती हैं। सिस्मिता सब कुछ भूलकर चैन की नींद सो रही होती है, पर इधर कहाँ किसी को नींद आने वाली थी। डीके रात के 2 बजे भी अब तक नहीं सोया था। वह अपने टेबल पर बैठी अलग ही सोच में था कि अचानक ही वह उठकर अपना फोन लेता है और किसी को कॉल करता। डीके कॉल पर, होलो मिस्टर माथुर सो चुके हैं? माथुर जी अपने नींद को अपने आंखों से दूर भगाते हुए, जी नहीं सर, बोलिए क्या काम है? डीके, गुड, मुझे उस लड़की का नंबर चाहिए और उस लड़की के फ़ोन में मेरा नंबर होना चाहिए और मैं जब भी कॉल करूँ कॉल रिसीव होना चाहिए। माथुर जी सॉरी सर, पर कौन सी लड़की? डीके, वही जो मेरी न्यू सेक्रेटरी है। माथुर जी सर, उसे मैं कल आपका नंबर दे दूंगा। डीके सर्द आवाज में, कल नहीं अभी उसे मेरा नंबर देकर मुझे कॉल करो। माथुर जी सर अभी करता हूँ। डीके फ़ोन रख देता है और इधर माथुर जी की नींद खराब हो चुकी थी और किसी की होने वाली थी। सिस्मिता जो दुनिया जहान की मासूमियत लिए बड़े ही आराम से सो रही थी, अचानक ही उसका फ़ोन रिंग करता है। रिंग की आवाज़ लगातार होने से सिस्मिता नींद में ही, कौन है मेरी नींद का दुश्मन, अगर जीवा हुई ना तो चढ़ूगी नहीं। वो इतना बोल फ़ोन रिसीव करती है और हेलो बोलती है उधर से माथुर जी। सिस्मिता बेटा उठो, जल्दी उठो। सिस्मिता मिस्टर माथुर की बात सुनकर, क्या हुआ, सुबह होगी क्या, मैं लेट होगी ऑफिस के लिए? माथुर जी, अरे नहीं बैठा, तुम्हें डीके सर का नंबर होना चाहिए। सिस्मिता, वो तो आप मुझे कल ऑफिस में भी दे सकते थे। माथुर जी ने, नहीं सर ने अभी देने को बोला और उन्हें कॉल करके बताने को बोला। सिस्मिता, ठीक है दीजिए। माथुर जी उसे नंबर देकर फ़ोन रख देते हैं।
सिस्मिता फोन को टेबल पर रखते हुए खुद से, क्या जालिम बॉस है, एक नंबर के लिए रात के 2:30 बजे 2 लोगों की नींद हराम कर दी। सही नाम रखा है मैंने, खड़ूस करूँ और अपने फ़ोन पे भी इसी नाम से सेव करूँगी। कौन सा वो देखने आएंगे। वो बिस्तर पर गिर जाती हैं और सोने की कोशिश ही करने लगती हैं। उधर माथुर जी ने डीके को बात दिया था कि उसे नंबर मिल चुका है और सिस्मिता का भी नंबर देकर फ़ोन रख देते हैं। डीके ये जानते ही अपने चेहरे पर किसी जीत की खुशी लेकर बिस्तर पर गिरते हुए तकिए को गले लगाकर खुद से, अब पता चलेगा बेचैन होना किसे कहते हैं, और वो आंखें बंद कर सो जाता था। और इधर सिस्मिता की अच्छा खासी नींद जा चुकी थी उसे बाय बोलकर। वो खिड़की के पास खड़ी होकर भोपाल की शांति को महसूस करने लगती हैं। आज यही तक क्या चल रहा है डीके के दिमाग में। सिस्मिता कैसे करेगी डीके की इन बचकानी हरकतों से डील। क्या सच में सिस्मिता छोड़ देगी जॉब या मजबूर करेगी डीके को उसे जॉब के लिए मानने पर। चैप्टर 14 सिस्मिता का गिरना ए फ्लैट। डीके की कहानी। डीके ये जानते ही अपने चेहरे पर किसी जीत की खुशी लेकर बिस्तर पर गिरते हुए तकिए को गले लगाकर खुद से, अब पता चलेगा बेचैन होना किसे कहते हैं, और वो आंखें बंद कर सो जाता था। और इधर सिस्मिता की अच्छा खासी नींद जा चुकी थी उसे बाय बोलकर। वो खिड़की के पास खड़ी होकर भोपाल की शांति को महसूस करने लगती हैं। ए फ्लैट। आगे की तरफ रुख करते हैं। सुबह करीबन 7 बजे वर्मा हाउस। अवनी डीके के रूम में आकर उसे जगाने का सोचती है। वो अपने मन में ही सोच रही होती है कि आज पहली बार हुआ है कि भाई इतना लेट कर रहे हैं। वो जाकर डीके के डोर के पास नॉक करती है। अवनी, भाई उठिए, 2 बज गए हैं, आज आप जिम भी नहीं गए। डीके अपनी आंखों में नींद लिए रूम का डोर खोलता है और अवनी की तरफ देखकर, गुड मॉर्निंग छोटी। अवनी, गुड मॉर्निंग भाई, क्या बात है आज इतनी लेट। डीके, वो लेट सोया था तो उठने में लेट हो गया। अवनी, ठीक है भाई आप रेडी होकर आए, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अवनी नीचे चली जाती है। तभी मामा जी अवनी से, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना। डीके की तबीयत तो ठीक है, वो नीचे नहीं आया। अवनी किचन की तरफ जाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोल रहे थे कि वो कल रात को लेट उठे इसीलिए लेट उठे, पर ये नहीं समझ नहीं आया कि भाई तो कई बार लेट सोए हैं पर कभी लेट उठे नहीं। मामा जी, हो सकता थक गया होगा इसलिए। अवनी, हम हो सकता है, बोलकर किचन में चली जाती है। इधर डीके अपने रूम में शावर के नीचे खड़ा होकर सिस्मिता के ही बारे में सोच रहा होता। पता नहीं क्यों पर जब से वो सिस्मिता से मिला था वह अपने काम के बारे में कम और उसके बारे में ज्यादा सोचने लगा था। डीके अपने आप को मिरर में देखकर खुद से है, आज से तुम खुद को बहुत बदकिस्मत समझोगे। आसान नहीं होगा मेरे ऑफिस में टिकना। अखुड़ खड़ूस हूं न मैं तो अब मैं सच में बनकर दिखाऊंगा तुम्हें। फिर मिरर को अपने हाथों से पोंछते हुए, जल्दी रेडी हो जा दीर्घ किशन वर्मा, आज ही उसका लास्ट डे बना देंगे। शर्मा हाउस। सिस्मिता अपने रूम से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अपने भाई के सर पर मरते हुए कहती हैं, कैसे बीता तेरा स्कूल कैंप। संजीव, सिस्मिता का छोटा भाई जो अभी 12th क्लास में पढ़ता था। अपनी बहन के इस तरह मारने से वो सिस्मिता की तरफ देखकर, क्या दीदी दूर से भी तो पूछ सकती हूँ बाल क्यों खराब कर रही हूँ। सिस्मिता उसे चिढ़ाते हुए, अरे बाप रे, शाहरुख खान के बाल हैं न जो खराब हो जाएंगे। किचन से आती मायत्री जी, क्यों मेरा बेटा कम है क्या, शाहरुख खान से ऐसे मत बोल, मेरे लाडले को समझी। माधव जी चाय पीते हुए, देखा सिस्मिता बेटे के आने के बाद तो किसी की कोई वैल्यू ही नहीं रहा जाती, नहीं था तो कितना ठीक था, 4 दिन कितनी शांति थी। सिस्मिता जूस का ग्लास उठाते हुए, सही कहा आपने पापा, अब तो लाडला आ गया है, प्यारी को कौन याद करेगा। मुझसे सच्चा प्यार सिर्फ आप करते हो, बाकी सब तो हुई प्यारी प्यारी करते रहते हैं। मायत्री जी अपने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए, 4 दिन बाद आया है तेरा भाई, थोड़ा उसे प्यार क्या कर लूं, जलकर भून जाती हैं। संजीव, जल कर तो भुनेगी ही ना, आज सारा खाना मेरे पसंद का जो बना है और मैं इसे मजे से बैठकर खाऊंगा क्योंकि दीदी तो ऑफिस में रहेगी। सिस्मिता उसकी बात पर कुछ बोलने को होती है कि उसका फोन बज उठता है। उस पर माथुर जी का नाम फैलास कर रहा था। सिस्मिता ने तुरंत ही फोन रिसीव किया और बोली, जी सर बोलिए। माथुर जी, मुझे कुछ बोलना नहीं है बेटा, तुम ऑफिस जल्दी आओ, डीके सर अभी तक आए नहीं हैं तो तुम आकर सर का शेड्यूल तैयार करके रखो कि उन्हें तुमसे कोई शिकायत ना हो। सिस्मिता थोड़ा घबराते हुए,
सर मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश ही करती हूँ। माथुर जी, ठीक बेटा जल्दी आओ। माथुर जी, क्या हुआ बेटा? सुस्मिता अपना बैग लेते हुए, कुछ नहीं हुआ माँ, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना होगा, आज पहला दिन है तो लेट नहीं हो सकती। माधव जी, पर बेटा तुम्हारा तो कल ही पहला दिन था ऑफिस का। सुस्मिता मुंह में सेब का एक बाइट काटकर, कल की सिचुएशन कुछ और थी, आज की कुछ और। माइत्री जी, आराम से बैठकर खा ले, ऐसे नहीं खाना चाहिए। सुस्मिता, माँ मैं चलती हूँ, अभी लेट हो रहा है। और वो बाहर की तरफ भागती तभी वो एक बार पीछे की तरफ आकर जल्दी से अपने पापा को गले लगा लेती हैं। और जाते जाते अपनी माँ को, पापा का ध्यान रखना माँ। और वो घर से निकल जाती हैं, ऑटो पकड़ ऑफिस के लिए चल देती हैं। सुस्मिता के जाने के बाद माधव जी थोड़ा उदास हो जाते हैं। उन्हें इस तरह उदास देख संजीव पूछता, क्या हुआ पापा, आप अचानक उदास क्यों हो गए? तभी टेबल पर बैठती माइत्री जी, उदास क्यों नहीं होगे, जिस उम्र में हमारी प्यारी को अपने कॉलेज के लिए भागना चाहिए उस उम्र में ऑफिस की दौड़ा भागी कर रही हैं। माधव जी, मैं अगर बीमार ना होता तो अब तक हमारी का ग्रेजुएशन पूरा हो रहा होता, पर किस्मत देखिए। संजीव उन सबकी बात को सुनकर उनका हौसला बढ़ाते हुए, ओहो मामी पापा आप दोनों चिंता मत करो, एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, उसके बाद मैं दीदी को कोई काम नहीं करने दूंगा। मैत्री जी उसका सर सहलाते हुए, तू जैसा कह रहा वैसा ही हो, वैसे भी हमें अपनी बेटी के आने वाली जिंदगी भी तो संवारनी है। माधव जी को हमेशा से ही ये बात खलती है कि उनकी बीमारी की वजह से सुस्मिता की पढ़ाई छूट गई। अगले 1 साल से सुस्मिता ने ही घर को संभाला था, वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करती। इस जॉब के न मिलने के पहले वर्मा हाउस डी के डैनिक एरिया में बैठ किसी से फोन पर बातें कर रही था कि तभी अवनी आकर कहती हैं, अवनी क्या भाई, नाश्त करने की जगह आप फोन पर लगे हैं, ये तो गलत बात है। डी के फोन पर, ठीक है मैं पहुंचता हूँ, तुम फाइल तैयार रखना। वो बोलकर फोन कट कर देता है और अवनी की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल पास करते हुए उसे बड़े ही प्यार से कहता है, डी के सॉरी छोटी, मुझे अभी जाना होगा, पर ई प्रॉमिस कि कल से तुम्हारे यूएसए जाने तक मेरे सारे काम घर से ही करूँगा और हम साथ में बहुत वक्त बिताएंगे। ओक, अब मैं जाता हूँ। अवनी, ठीक है भाई, पर नाश्ता तो कर लीजिए। डी के मेंशन से बाहर जाते हुए, मैं ऑफिस में कर लूँगा। सुस्मिता वर्मा ऑफिस पहुंचकर माथुर जी से मिलती हैं और माथुर जी ने आज जो भी डीके का शेड्यूल था उसे दे दिया था, साथ ही सब कुछ सिखा दिया था। सुस्मिता ने फाइल को लेकर माथुर जी से सवाल किया, सर डीके सर के दादाजी ने तो मुझे 2 दिन की ट्रेनिंग देने को कहा था, पर आप तो मुझे डायरेक्ट सर के पास भेज रहे हैं, ऐसा क्यों? माथुर जी, बेटा तुम जो कहा रही हो वो सही है, पर डीके सर ने ही कल तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं होगी ऐसा बोला था। माथुर जी थोड़े चुप्पी के बाद फिर बोलते हैं, देखो सुस्मिता बेटा, सर कैसे हैं ये बात तो तुम कल ही समझ गई होगी। सुस्मिता, हाँ सर मैंने देखा है, उन्हें तो अपने दादाजी तक से बात करनी नहीं आती। माथुर जी, हाँ वह तो उन दोनों का आपस की बात है, पर सर जिद्दी भी उतने ही है, तो अगर सर नहीं चाहते कि तुम उनकी सेक्रेटरी बनकर रहो तो वह तुम्हें इस जॉब से निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कोशिश यही करना कि गलती से भी कोई गलती ना हो। ओके। सुस्मिता उनकी इस बात पर सरहा में ही लाकर एक छोटा सा स्माइल पास करती हैं और डीके की केबिन में जाने के लिए लिफ्ट लेती हैं। पर शायद उसकी किस्मत खराब जो चल रही थी, वो लिफ्ट में जाते ही उसे पहले से ही डीके मौजूद नजर आता है और उसे देखकर वो वापस मुड़कर बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है जिस पर खड़ूस अकड़ू लिखा था। सुस्मिता ने जैसे ही उसका कॉल देख तो वो बिना किसी देर के फोन रिसीव करती हैं और उधर से एक बहुत ही एरोगेंट आवाज आती है, डी के कॉल पर, देखा मैंने अवॉइड किया तुमने, पर कोई बात नहीं, मेरे केबिन में पहुंचने से पहले मेरा शेड्यूल केबिन में होना चाहिए सेक्रेटरी साहिबा। सुस्मिता के तो मुंह से हेलो तक नहीं निकला था कि डी के उसे ऑर्डर सुनाकर फोन भी रख चुका था। सुस्मिता तो सोच में पड़ जाती है कि 12 माले पर वो उस लिफ्ट से पहले कैसे पहुंचे और जो दूसरी लिफ्ट है वो खराब थी जिसमें काम हो रहा था। तब क्या अब सीढ़ियों के अलावा कोई और रास्ता तो नहीं बचा था। वो जानती थी कि वो नहीं पहुंच पाएगी, पर फिर भी वो सीढ़ी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और उन सीढ़ियों पर चल नहीं दौड़ रही थी। डी के करीबन 10 मिनट बाद अपने केबिन में पहुंचता है तो देखता है सुस्मिता उसके केबिन के लेफ्ट साइड के सोफे पर बैठी फाइल को देख रही थी।
डी के डोर पर ही खड़ा सिस्मिता को देख खुद में ही बुदबुदाता है। ओ सीट, मैंने तो इस सेक्रेटरी साहिबा को सीढ़ियों से आने पर मजबूर किया था। माथुर जी, आपकी वजह से सब गड़बड़ हो गई, वरना ये लड़की अभी मेरे ऑफिस के बाहर होती। सिस्मिता उसे देखकर अपनी जगह से उठते कर एक बड़ी ही प्यारी सी स्माइल लिए उसकी तरफ बढ़कर अपने हाथों की फाइल उसकी तरफ बढ़ा देती है। सिस्मिता, सर आपके कहे मुताबिक आपकी शेड्यूल की फाइल आपके पास है। डी के उसे फाइल लेते हुए चलकर अपने चेयर पर बैठते हुए, इतना लेट अगर शेड्यूल मिलेगी तो मेरा काम कैसे होगा? हाँ, अगली बार से तुम ऑफिस में पहले आओगी और मुझे मेरा से शेड्यूल 8 बजे मिल जाना चाहिए। बात समझ आई आपको सेक्रेटरी साहिबा? सिस्मिता अपनी गर्दन हाँ में हिलती है। उसे अपनी गर्दन हिलाता देख डी के, ये इतना बड़ा गर्दन हिलाया जा रहा है तुमसे, पर तुम्हारे मुंह में जो 2 इंच की जबान है वह नहीं हिलाई जा रही। इस बार सिस्मिता थोड़ा जोर से, जी हाँ सर, उसके इस तरह चिल्लाते देख डी के, बड़ी अजीब लड़की हो, जबान नहीं हिलाई तो गर्दन हिला दी और जबान हिलाई तो पूरी शांति भंग कर दी। सिस्मिता, अब थोड़ा आस्ते होकर, मेरी जबान पर चर्चा होगी हो तो कुछ और करे। इस बार सिस्मिता की आवाज इतनी धीमी थी कि डी के कुछ सुन ही नहीं पाया, तो वह फिर से उसी टोन में बोला, थोड़ा जोर से नहीं बोल सकती? तुम्हारे शब्द मेरे कानों तक तो पहुंचने चाहिए। सिस्मिता इस बार थोड़ा नाराज होते हुए, कुछ नहीं बोलना मुझे, आपको मेरे बोलने से ही दिक्कत है। और अपना फेस दूसरी तरफ करती है जिसे डी के, ओ हेलो, ये नाराजगी किसे दिखा रही हो? बॉस हूँ, तुम्हारा दोस्त नहीं, और काम करना है तो मेरे मुताबिक ही करना होगा, वरना निकलो यहाँ से। सिस्मिता उसकी इस अजीब सी धमकी को सुन उसकी तरफ देख, सर बोलिए क्या करूँ आपके लिए? डी के, गुड़, जो मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। सिस्मिता उसकी इस बात को सुन केबिन की तरफ बाहर जाने लगती हैं, पर वो अचानक ही लड़खड़ा कर गिर जाती हैं। सिस्मिता तो शायद पहले ही गिर जाती, पर डीके के सामने वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। सीढ़ियों से चला कर आने की वजह से उसके पैर बहुत ही बुरी तरह कांप रहे थे और बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वह गिर पड़ी। डीके उसे अचानक गिरता देख अपने चेयर से उठता है। आज के लिए इतना ही, और कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करेगा डीके सिस्मिता को परेशान करने का? डीके करेगा सिस्मिता की मदद। क्यों कर रहे हैं माथुर साहब सिस्मिता की इतनी मदद?